हेलो स्टूडेंट। बेटा आज आपकी क्लास 10th का ज्योग्राफी का ये चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट है सीरीज में। ठीक है, इससे पहले हमने सॉइल के क्लासिफिकेशन में एलुवियल सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल स्टडी करी है। अब हम बाकी की बची हुई सॉइल्स को कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बाकी की बची हुई सॉइल से हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल आती है लेटराइट सॉइल, ठीक है, लेटराइट सॉइल, हराइट सॉइल। ठीक है, तो इन सॉइल्स को हम कवर करेंगे। इन सॉइल्स में सॉइल्स की सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करा जाएगा। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि जैसे कि लैटरेट सॉइल में, लैटरेट सॉइल कहाँ पाई जाती है, लेकिन उससे पहले इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी, जैसे कि इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, या मतलब कि किस तरह की इसकी प्रॉपर्टी है, किस तरह के क्रॉप्स को सपोर्ट करती है। ठीक है, वो सारी देखते हैं। तो ये पाई पाई जाती है बेटा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मतलब जहां बेटा देखो एक तो गर्मी भी हो और दूसरा बारिश भी होती रहती हो, ऐसा रीजन देखो। ठीक है, मतलब कि गर्मी प्लस बारिश, तो थोड़ा सा ह्यूमिडिटी कंटेंट ज्यादा रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स रिच इन ह्यूमस तो होगी, रिच इन ह्यूमस। तो यहाँ पर देखो इट इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल वो रीजन होता है जहाँ बहुत गर्मी पड़ती हो, और सब ट्रॉपिकल वो रीजन होता है जहाँ गर्मी भी पड़ती हो, बारिश बहुत ज्यादा होती हो। ठीक है, तो वेट एंड ड्राई सीजन का इसमें मार पड़ती रहती है। ठीक है, ये वेट एंड ड्राई, ये बार बार सूखती भी है, बार बार गीली भी होती है। कोई चीज किसी सॉइल पर दोहरी मार पड़ती है एक किस्म से, बार बार सूखना और बार बार गीला होना उसका। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। देखो हैवी रेन के कारण इंटेंस लीचिंग की प्रॉपर्टीज में डेवलप होती है। लीचिंग क्या होती है, लीचिंग एक तरह के रिसाव को कहा जाता है। जब आपके सारे केमिकल्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स में लीचिंग के कारण, मतलब रिसाव के कारण अंडरग्राउंड वाटर में चले जाएं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीचिंग। तो ये एक तरह से फर्टाइल नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, प्लांट्स के रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, क्योंकि हालांकि सॉइल में पानी बहुत है, इंटेंस ह्यूमस कंटेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं बेटा। ये न्यूट्रिएंट्स कम क्यों होते हैं, बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण वो पानी जब नीचे धरती में रिसाव होता है, उसका अंडरग्राउंड रिसाव होता है, उसके कारण क्या हो जाता है, इसमें मतलब कि न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। तो अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि इसका एसिडिक बिहेवियर, थोड़ा सा pH 6.0 से कम रहता है। एसिडिक नेचर इसका क्या है कि अगर एसिड देखा जाता है, एसिडिक नेचर इसका ज्यादा है, और एसिडिक नेचर में प्लांट्स ग्रो नहीं करते। ना ही हाई बेसिक होता है होना चाहिए, ना ही एसिडिक होना चाहिए। न्यूट्रल नेचर होना चाहिए सॉइल का। ठीक है, 7 पॉइंट के आसपास नेचर होना चाहिए उसका, एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर, तो मतलब दोनों न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, 7 पॉइंट के आसपास का बिहेवियर होना चाहिए, इसके कारण इसमें प्लांट्स की उगते बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लियर एक पॉइंट लिखा है डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिशन, ये आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि कारण क्या है, लीचिंग है। अब पाई कहाँ जाती है बेटा, ये वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। महाराष्ट्र, उड़ीसा, ठीक है, ये हर जगह नहीं पाई जाती। आप अपनी बुक में खोल के देखोगे, इट इज इन फ्यू प्लेसेस एंड इट इज नॉट इन वेरी लार्ज एरिया। इट इज इन फ्यू प्लेसेस बट इट इज नॉट इन वेरी लार्ज एरिया, लाइक वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारा जैसे मेघालय वाला रीजन आ गया आपका, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश उधर होती है। किस तरह के फॉरेस्ट इस जमीन पर पाए जाते हैं, डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। डेसिडियस एंड एवरग्रीन, देखो हम जानते हैं ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन कैसा है भाई, एकदम हरा भरा, और वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है। कैसे फॉरेस्ट है बेटा, एवरग्रीन। अब बात आती है डेसिडियस। डेसिडियस उष्णकटिबंधीय को कहा जाता है। कैसे, ये कह सकते हो ऐसे फॉरेस्ट जो कटीली झाड़ियां जिनमें ज्यादा होती हो, ठीक है, कटील मतलब कांटों वाले प्लांट जिन्हें कह सकते हो आप, ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट, तो वो उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि कुछ रीजन में ये दो तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और ये रिच इन ह्यूमस तो होती है। ठीक है, बात आती है इन सेमी एराइड रीजन, इट इज इन पुअर इन ह्यूमस। ठीक है, सेमी एराइड, एराइड रीजन वो होता है जो सूखा एरिया होता है, सूखा। ठीक है, एराइड रीजन में ये इसमें ह्यूमस कंटेंट कम होता है, ह्यूमस कंटेंट कम होता है। ठीक है, ये सॉइल लेटरेट सॉइल इज वेरी वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब बहुत ही ज्यादा
इसकी क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटी है कि इसका इरोजन हो जाए, इसकी सॉइल का क्या हो जाए, इट इज prone to erosion degradation due to their position on the landscape। ठीक है, अगर ये लैंडस्केप प्ले लैंडस्केप में पाई जाती है तो इसका इरोजन होना बहुत संभव है। ठीक है, इरोजन होना मतलब कि इसकी सॉइल का रिमूव हो जाना किसी न किसी रीजन से, जैसे कि विंड से या फिर ग्लेशियर विंड से या वाटर से कारणों से इसकी ऊपर की सॉइल का रिमूव हो जाना बहुत ज्यादा चांस हो जाता है। कहाँ पाई जाती है? देखो ये कुछ जगहों पे बहुत काम भी आती है। देखो बहुत काम की सॉइल होती है, जैसे कि केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में। ठीक है, अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया जाए, इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह की फिक्सेशन हो जाए अच्छे से, तो इट इज वेरी सुटेबल फॉर द प्लांटेशन ऑफ टी एंड कॉफी। इट इज वेरी सुटेबल फॉर द प्लांटेशन ऑफ टी एंड कॉफी। ठीक है, एंड तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरला में इट इज मोर सुटेबल फॉर प्लांटेशन ऑफ कैश्यू नट। कैश्यू नट की खेती बहुत अच्छी होती है। कैश्यू नट मतलब आप जानते हो काजू। ठीक है, काजू बहुत उगता है वहाँ, काजू हमें यहीं से मिलता है मेरे लिए तो। ठीक है, और केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में इसकी अगर प्रॉपर टेक्निक्स यूज करी जाए इसके ऊपर, तो ये टी और कॉफी प्लांटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा मतलब आउटपुट देती है। ठीक है, अब बात आते हैं अराइड सॉइल को। बेटा अराइड सॉइल क्या होती है कि रेड कलर, इसकी कलर देखो, अराइड सॉइल का कलर जानना है, इसका कलर कैसा होता है? रेड और ब्राउन के बीच में होता है, रेड और ब्राउन के बीच में होता है। इट इज सैंडी एंड सलाइन इन नेचर। सैंडी एंड सलाइन, सलाइन मतलब खारापन। ठीक है, सलाइन मतलब खारापन। ठीक है, नमकीन जैसा। तो सैंडी मतलब एकदम बालू रेत जैसे आप जानते हो, जैसे कि इसका एग्जांपल ले लिया जाए तो राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर एक पाई जाती है। सम एरियाज सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई। ठीक है, क्या होता है कि इसमें क्या है कि इसमें हाई एवापोरेशन रेट बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, एक तो रेनफॉल कम है। ठीक है, रेनफॉल कम है, टेम्परेचर बहुत हाई है, एवापोरेशन रेट बहुत ज्यादा है। इसके कारण क्या होता है, इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज सलाइन इन नेचर। ठीक है, तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड एवापोरेशन फास्टर सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर तो होता नहीं, बहुत कम होता है ह्यूमस और मॉइस्चर। ठीक है, बहुत ही कम होता है ह्यूमस और मॉइस्चर। तो ये कहाँ पाई जाती है? बेटा वेस्टर्न राजस्थान, हम जानते हैं। ठीक है, बात आती है हमारे एक और सॉइल होती है आपकी फॉरेस्ट सॉइल। बेटा उसको ज्यादा डिटेल में तो जानेंगे नहीं, हम मोस्टली जानते हैं फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पाई जाती है। हिमालयन वैलीज में जब आप शिवालिक पहाड़ियां पढ़ते हो, लोअर हिमालयस पढ़ते हो, तो उनमें जितना भी फॉरेस्ट एरिया है वो आप नॉर्थ से लग जाइए और पूरा का पूरा कर्व कंप्लीट कर ले नॉर्थ ईस्ट तक, तो वहां तक आपको जितना भी फॉरेस्ट एरिया मिलता है, खासकर जो पहाड़ियों के तलहटी में मिलता है, वैलीज में मिलता है, वो सारा का सारा फॉरेस्ट सॉइल कहलाती है। वो क्या कहलाती है? फॉरेस्ट सॉइल। लेकिन इनका नेचर बदलता जाता है, फॉरेस्ट का टाइप बदलता जाता है। ठीक है, एक जगह आपको पाइन ट्री मिलते हैं। ठीक है, टीक के प्लांट और पाइन ट्री मिलते हैं, तो लेकिन दूसरी जगह आपको दूसरी तरह के मिलेंगे, क्योंकि भाई देखो टेम्परेचर भला ही लो रहता है, टेम्परेचर भला ही लो रहता है, लेकिन वाटर क्या कहते हैं कि यहाँ पर आप हिमालय को आप कर्व में देखोगे तो हिमालय की जितनी भी तलहटियां जितनी वैलीज हैं, वहां से नदियां बहुत ज्यादा बहती हैं। नदियां हम जानते हैं, वहां से नदियां निकलती हैं, चाहे वो नेपाल हिमालय हो, चाहे वो अपना अरुणाचल प्रदेश तक का हो, चाहे फिर वो अपना हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह, या फिर अपना पंजाब साइड में जितना भी शिवालिक रेंज लगती है वो अलग हो। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्लांट की प्रॉपर्टीज अलग मिलेंगी। फिर आप अपना अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ तो वहां पर आपको बैम्बू ट्रीज ज्यादा दिखाई देंगे। ठीक है, बैम्बू ट्रीज नहीं है, बैम्बू एक ग्रास हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कवर हो गया होगा कि हमारी जो लास्ट तीन सॉइल थी, लिटरेट सॉइल, अराइड सॉइल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी जो आखिरी हमने पढ़ी है वो लिटरेट सॉइल है। ठीक है, इससे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। बात आती है हमारी सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन किसे कहते हैं? देखो बेटा, अगर आपके पेरेंट्स अगर फार्मिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं या किसी तरह से फार्मिंग में इन्वॉल्व है तो उनको अच्छे से पता होगा कि सॉइल इरोजन क्या होता है। लेकिन मान लीजिए आप जैसे शहरों में रहते हैं तो बच्चों को पता नहीं होता कि सॉइल इरोजन जैसी चीज होती भी है क्या। तो देखो सॉइल इरोजन क्या होता है नॉर्मली कि अगर देखो मान लीजिए एक लैंड, बड़ा सा लैंड है। ठीक है, एक एकड़ का लैंड एरिया है, जिसकी आप जितनी भी उगाते हो चीजें उगाते हो, मैंने आपको सॉइल प्रोफाइल समझाई थी, जो भी चीज उगती है वो टॉप सॉइल पे होती है ना। तो मान लो टॉप सॉइल ही सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, उसी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
अगर वही न्यूट्रिएंट्स रिमूव हो जाए, मान लो टॉप सॉइल ही रिमूव हो जाए, तो हम सॉइल इरोजन कहते हैं। वो अलग अलग माध्यमों से हो सकता है। मान लो देखो, कुछ नेचुरल एक्टिविटी होती है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। सॉइल इरोजन के कारण कुछ नेचुरल एक्टिविटी होती है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटी होती है। देखो, जब धरती पर इंसान का दबदबा इतना नहीं था, ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थी, तब तक ये जो सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन, बेटा ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं। सॉइल इरोजन मतलब कि सॉइल की टॉप सॉइल का रिमूव हो जाना, फर्टाइल सॉइल का रिमूव हो जाना, और सॉइल फॉर्मेशन नई सॉइल का बनना, ये दोनों चीजें एक साइकिल में चलती है नेचर में। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज ने जब से इसमें दखलंदाजी करी है, ये डिस्टरबेंस हो चुका है, मतलब कि इसके कारण ये जो साइकिल है डिस्टर्ब हो चुकी है। वो ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, जैसे कि वही माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारी है, और डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ी बात, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज इस सॉइल के फॉर्मेशन और इरोजन की साइकिल को डिस्टर्ब कर चुके हैं। अब नेचुरल एक्टिविटी क्या थी? नेचुरल एक्टिविटी जैसे कि विंड, ठीक है, वाटर, और तीसरा आता है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर से मान लीजिए अगर कोई ग्लेशियर सडनली पिघलता है, तो एक बाढ़ सी आती है और सारा का सारा सॉइल बह के चला जाता है ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ से हमें दोनों एक्टिविटी समझ में आई, एक नेचुरल एक्टिविटी होती है और एक ह्यूमन एक्टिविटी, जो आज की डेट में इस साइकिल को डिस्टर्ब कर चुकी है। तो देखो, सॉइल इरोजन की डेफिनेशन आपकी बुक में क्लियरली लिखी हुई है, डिनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। मतलब कि जो ऊपर की सॉइल टॉप लेयर का रिमूव हो जाना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। अब वो अलग अलग माध्यमों से होता है, जैसे कि अगर नेचुरल एक्टिविटीज की बात करी जाए, नेचुरल एक्टिविटी, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज से सॉइल इरोजन होता है वो हम समझ गए, ठीक है, सॉइल का डिग्रेडेशन होता है वो हम समझ गए। लेकिन नेचुरल एक्टिविटी से जब सॉइल अलग अलग तरीके से उसका इरोजन होता है, तो हम उन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जैसे कि नेचुरल फोर्स लाइक एयर, वाटर एंड ग्लेशियर आल्सो कॉजेस सॉइल इरोजन। डीप चैनल, ठीक है, डीप चैनल कॉल्ड गली इरोजन, ठीक है। मतलब देखो क्या होता है डीप चैनल, देखो एक जब नदी कटाव बनाती है, ठीक है, डीप घाटियां बनाती है, ठीक है, और मतलब कि काटती चली जाती है, तो उन्हें डीप चैनल बोलते हैं या गली इरोजन भी बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप चंबल की घाटियां जानते हो, ये जो अपना एमपी में पड़ती है, ठीक है, वही दिल्ली से आप जैसे ग्वालियर आगरा इस साइड से निकलोगे, चंबल आपके रास्ते में मिलेगा आपको, ठीक है। चंबल की घाटियां आप देखते हैं, वो बैडलैंड्स, को बैडलैंड्स बोला जा सकता है, क्योंकि देखो इट इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, है ना, और उनको रेवेंस भी बोला जाता है, अलग भाषा में उनको रेवेंस भी बोला जाता है। एंड इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिवर्स के कटाव के कारण वो डीप चैनल बने हैं और वो गली बनी है, उनको क्या बोलते हैं? गली इरोजन बोल देते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गली इरोजन। तो यहाँ से हमें पता चला कि वाटर के डीप चैनल, वाटर जब डीप चैनल बनाता है, घाटियां बनाता है, तो उसे हम गली इरोजन कहते हैं उनको। और जब जिससे वो गली इरोजन के कारण जो लैंड फॉर्मेशन होता है, उसे हम बैडलैंड्स भी बोलते हैं या रेवेंस भी बोलते हैं। बात आती है शीट इरोजन। देखो, शीट इरोजन और विंड इरोजन तो अलग अलग है। शीट इरोजन मतलब जैसे कि अगर सॉइल की टॉप लेयर, फर्टाइल लेयर, पानी के माध्यम से उसका रिमूवल होता है, तो उसे हम शीट इरोजन कहते हैं। अगर विंड इसमें काम कर रही है, मतलब कि जैसे कि विंड इरोजन क्या है कि अगर देखो टॉप सॉइल है, फर्टाइल है, और बहुत तेज से आंधी चली, ठीक है, आंधी चली, हवाएं चली और उसकी टॉप सॉइल उड़ गई, ठीक है, क्योंकि उसकी पकड़ नहीं थी, जिसके कारण वो हवा में उड़ गई और कहीं और जाके सेटल डाउन हो गई, सेडिमेंट हो गई, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? विंड इरोजन। तो यहाँ से आपको विंड इरोजन, शीट इरोजन समझ में आया होगा, गली इरोजन भी समझ में आ गया होगा। कुछ और पॉइंट्स थे जहाँ की मैं यहाँ नहीं लिख पाया, अब मैं आपको वो ओरली बता दूंगा, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सॉइल इरोजन कई कारणों से होता है, जैसे कि प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे। प्लगिंग क्या होती है? जैसे कि भाई मैं इसको ऊपर से रब कर देता हूँ, प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे।
भाई आपके पास एक फील्ड है, ठीक है, और इसका ढलान इस तरफ है, नीचे की तरफ, डाउन की तरफ, ठीक है, और आपने पानी देना है फील्ड में। मान लो आपने पानी यहाँ से छोड़ा, ठीक है, पानी यहाँ से छोड़ा इन चैनलों से, ठीक है, तो पानी डाउन नीचे आएगा, ये तो बात कॉमन सी है। लेकिन आपने जो प्लगिंग कर रखी है ना बेटा, वो लाइक कुछ ऐसे कर दी हो, पैरेलली, पानी के पैरेलली कर दी हो। प्लगिंग मतलब घास उगा दी हो या एक टीला सा बना दिया हो रास्ते में, मतलब जैसे कि टीले क्या मिट्टी को ऐसे इकट्ठा कर देना, ठीक है। तो प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे, भाई पानी क्या करेगा, सीधा बह जाएगा यहाँ से सीधा, और सारी की सारी सॉइल को निकालेगा। या आप घास उगा सकते हो इधर बीच बीच में। लेकिन अब ये क्या है, प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे, आपका सही तरीका क्या होना चाहिए, सही तरीका ये होना चाहिए, है ना, सही तरीका ये होना चाहिए जिसके कारण आपकी सॉइल क्रॉप सॉइल बची रहे, ठीक है। तो इट इज अ प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे, इट इज आल्सो कॉज सॉइल इरोजन। और क्या बात है बेटा, जैसे इसको हम पता है, देखो इसको प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे, इसको हम क्या कहते हैं, काउंटर प्लगिंग भी बोलते हैं, इसको हम काउंटर प्लगिंग भी बोलते हैं कि आप घास उगाते हो पतली सी, या फिर टीले से बना देते हो, टीले की लाइन बना देते हो, वाटर का सॉरी सैंड का एक टीला बनाते चले जाते हो, और इट इज इन अ करेक्ट वे, तो इसे काउंटर प्लगिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक और होती है टेरेस कल्टीवेशन। मान लो जैसे कि अगर आप कहीं पहाड़ी रीजन में रहते हो, हिमाचल उत्तराखंड वाले रीजन में रहते हो, या फिर और कहीं जहाँ पर पहाड़ है, और पहाड़ फर्टाइल भी होते हैं हम जानते हैं, लेकिन वहाँ पर आप फार्मिंग करना चाहते हो, तो क्या करते हैं लोग, टेरेस फार्मिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काटते हैं, ठीक है, स्टेप काट देते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा स्टेप होगा, उस स्टेप के नीचे फिर एक और स्टेप होगा, उस पे फार्मिंग करेंगे, तो एक तरह से बेल्ट्स सी होती है स्टेप्स की, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, टेरेस फार्मिंग, वो भी होती है, या टेरेस कल्टीवेशन भी होता है। एक होती है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब क्या करते हो, आप एक पट्टी बनाते हो और उसमें घास उगा देते हो, घास उगा देते हो, उसको छोड़ देते हो ऐसे ही, ठीक है, और फिर आप आगे उस दो पट्टियां बनाई आपने, उन दो पट्टियों के बीच में आप अपनी क्रॉपिंग करवाते हो, क्रॉपिंग करते हो, या जो भी आपको उगाना है वो उगाते हो, तो उसे हम स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है। पट्टियों में किसी चीज का उगाना स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है। प्लांटेशन शेल्टर बेल्ट, ठीक है। वैसे ही देखो, अगर क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास प्लेन लैंड है, ना उसमें कोई ढलान है ना कोई कुछ है, प्लेन लैंड है, आप पानी देना चाहते हो, पानी के कारण उसमें इरोजन नहीं हो सकता, तो प्लेन लैंड में इरोजन होता है बेटा विंड के कारण, क्योंकि विंड क्या करती है, ब्लो करती है और ऊपर के टॉप सॉइल को रिमूव कर देती है। तो वहां उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम फील्ड के चारों तरफ क्या करते हैं, पेड़ उगा लेते हैं। वो पेड़ उगा लेते हैं जो आसानी से बढ़ जाते हैं या लंबी ऊंचाई ले लेते हैं। जैसे कि हरियाणा में आप अगर देखोगे, हरियाणा एक प्लेन लैंड है, तो यहाँ पर खेतों के चारों तरफ आप लोगों को सफेदे के पेड़ दिखाई देते हैं, ठीक है, सफेदे के ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देते हैं। वो पेड़ क्या करते हैं, उस हवा के बहाव को ठहराव लाते हैं, उस हवा की विंड की स्पीड को कम कर देते हैं, जिसके कारण, और दूसरा क्या करते हैं कि सॉइल को भी पकड़ के रखते हैं, सॉइल को भी पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण ऊपर की शीट रिमूव नहीं होती, मतलब कि कौन सा, विंड इरोजन नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर यहाँ पर बेटा कंप्लीट, और यहाँ से हमारा सॉइल, देखो सॉइल का हमने इरोजन भी समझा और उसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है वो भी समझा हमने। अलग अलग मेथड होते हैं, काउंटर प्लगिंग, शेल्टर बेल्ट, ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग, प्लांटेशन, ठीक है, और ये सारे के सारे रीजन है। तो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ ली, सॉइल की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, सॉइल इरोजन किस कारणों से होता है वो पढ़ दिया आपने, सॉइल कंजर्वेशन कैसे किया जाए वो भी आपने स्टडी कर लिया। तो यहाँ से आपका ज्योग्राफी का चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है, ठीक है। अगला हम चैप्टर जो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और अगला हम ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रीड आउट करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप ये कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि डाउट तो देखो मतलब कुछ है वर्ड, जैसे कि सेमी, अब इसके सबसे जैसे कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हो गया, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या होता है, सर सेमी एराइड क्या होता है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल मतलब जहाँ गर्मी के रीजन को हम क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है उसे ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, बहुत ज्यादा, जैसे कि सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, अगर धरती पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है तो पड़ती है इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, इक्वेटर को हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ठीक है।
और जहाँ जैसे गर्मी पड़ती हो लेकिन भाई बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, तो उसे हम सब ट्रॉपिकल कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखो, अगर इस अब क्या है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर मैप वर्क करें। जितना भी इस फाइल में हमने पढ़ा है अभी तक, उसके ऊपर मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप मैप वर्क नहीं करेंगे तो आप मतलब बहुत वीक होंगे। आपकी जो कहते हैं कि अगर जितना मैप ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैपिंग, ठीक है। आप जितना हैंड से मैप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उतना कम याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको भारत की ज्योग्राफी, अगर उसका थोड़ा सा मॉनसून सिस्टम, उसका विंड सिस्टम, ठीक है, और उसका थोड़ा सा क्लाइमेटोलॉजी थोड़ी सी आपको समझ में आती है ना, तो आपको ये सारी चीजें भी याद नहीं करनी पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा, हाँ भाई पहाड़ रीजन है तो फॉरेस्ट सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल में पता है आपको कैसे कहाँ कहाँ फॉरेस्ट होंगे, डीप वैलीज में फॉरेस्ट होंगे, जो हिमालय की घाटियां जब कहलाती हैं शिवालिक वैलीज में, हाँ बोलेंगे। फिर आप अराइड सॉइल जैसी बात करोगे, अराइड सॉइल, हाँ भाई वही राजस्थान वाला बिल्कुल सैंडी एंड सलाइन, ठीक है। तो आपको मतलब जैसे अगर जैसा क्लाइमेट है, आपको पता है कि राजस्थान बिल्कुल सूखा है, ठीक है, वहाँ हाँ रिच इन ह्यूमस नहीं होगा, रिच इन ह्यूमस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हाई टेम्परेचर एंड हाई वेपरेशन के कारण पुअर इन ह्यूमस है। क्या हमारी रेटेड सॉइल रिच इन ह्यूमस होगी? हाँ होगी। फिर इसमें प्रॉपर्टी क्या है, क्या है, इट इज गुड फॉर प्लांटेशन, भाई गुड फॉर प्लांटेशन विद आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। अदरवाइज इसमें लीचिंग की प्रॉपर्टी होती है कि इसके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं लीचिंग के कारण, इंटेंस लीचिंग के कारण। तो मतलब कि आप जितना मैप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको उससे ही ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैप प्रैक्टिस आप करिए और इनको मैप करिए कि कहाँ कहाँ ये भारत में पाई जाती हैं, और अपना ख्याल रखिए वैसे तो, ठीक है। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।